जय श्री कृष्णा बच्चों। इस सेशन के अंदर हम लोग माइनर और कोफैक्टर की प्रैक्टिस से स्टार्ट करते थे, है ना। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर माइनर और कोफैक्टर देखा था, उसकी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो क्या है, एक ये हम लोगों को डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हम लोगों को यहाँ पे माइनर फाइंड करना है और कोफैक्टर फाइंड करना है ऑफ ईच एलिमेंट, है ना। एलिमेंट यहाँ पे कितने हैं, 9, बिकॉज वी नो each and every element have minor as well as cofactor, so we need to find 18 values, 9 minors and 9 cofactor. If we will calculate the minor, then it will be very easy to calculate cofactors. Okay, so first of all we will calculate the m11. तो m11 क्या होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम हम लोगों को छुपा देना है, तो बचा क्या, वो हम लोगों को लिख देना है 4 5 1 -3। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -12, बीच में माइनस आता है 5, तो ये हमें मिल जाएगा -17 वैल्यू मिल जाएगी, है ना। ये सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, m11। अब हम लोग इसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे m12। तो m12 के लिए हम लोगों को क्या करना है, ये -2 से जाने वाला रो और ये कॉलम को हाइड कर देना है। तो बचेगा क्या, 152 -3, 152 -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, -3 -10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा -13, है ना। ये हम लोगों का आ गया m12। अगर हम लोग m13 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो m13 भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो m13 के लिए 3 से जाने वाला रो और ये कॉलम को हाइड कर लो, तो बचा क्या, 1421, 1421। तो ये कितना हो जाएगा, 1 -8 इजिकल टू -7, है ना। ये हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिए। अब हम लोग सेकंड रो वाले एलिमेंट के लिए कर लेते हैं फाइंड, है ना। तो हम m21 फाइंड करेंगे, इसी तरीके से हम m22 एंड m23। तो हम लोगों को यहाँ पे साइन देखना ही नहीं है, प्लस लेना है या माइनस लेना है, सीधे कैलकुलेशन कर देनी है। क्लियर। तो अगर हम m21 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 के रेस्पेक्ट में ये 145 और 212 गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होगा, -23। इसी तरीके से 1 -3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -2 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 6 -3 इजिकल टू 3। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम m22 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो m22 विल बी वेरी इजी टू कैलकुलेट। 4 से जाने वाली रो और कॉलम को हाइड कर देना है, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 2 3 2 3 एंड 2 -3, तो ये कितना हो जाएगा, -6 इजिकल टू -12। क्लियर। इसी तरीके से हम m23 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m23 कैलकुलेट करने के लिए 5 से जाने वाला रो और कॉलम को हाइड कर दिया, तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 2 -2। इसी तरीके से 2 और 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 4, कितना हो जाएगा ये, 2 + 4 इजिकल टू 6। क्लियर। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं नेक्स्ट क्या कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, m31 भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो m31 कैलकुलेट करने के लिए वापस 2 से जाने वाला रो और कॉलम हम लोग हाइड कर लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई बस ये दोनों हो जाएंगे, तो क्या आएगा, -2 3 और क्या मिल जाएगा हम लोगों को इस तरीके से 4 5। तो अगर तुम इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -10 -12, ये हो जाएगा -22। क्लियर। इस तरीके से हम लोग m32 कैलकुलेट कर सकते हैं, थर्ड रो सेकंड कॉलम के लिए माइनर की वैल्यू। तो ये कितनी हो जाएगी, अगेन 2315, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 -3 जो कि 7 होता है। इसी तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट, m33। तो m33 अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये वाली रो और ये वाले कॉलम को हम हाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 -2 एंड 1 4, तो इससे मिल जाएगा हमें 8 + 2 इजिकल टू 10। सो यहाँ पे अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं माइनर्स की वैल्यू। अब हम लोग कोफैक्टर यहाँ से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो देखो अभी हम लोग कोफैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कोफैक्टर के लिए एक बात सिंपल तुम्हें पता ही है, क्या बात, कि अगर हम C11 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 m11, है ना।
तो जो मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा बोल रहा हूँ कि हम जानते हैं कि कोफैक्टर Cij बराबर क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे और एम आई जे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कोफैक्टर्स की वैल्यू। तो ये सब के सब तो क्या थे, माइनर्स। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत इजीली। तो अगर मैं C11 कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो वो -1 की पावर क्या होगा, 2, और यहाँ पे हो जाएगा M11। तो M11 ही रहेगा क्योंकि -1 की पावर 2 + 1 होता है। तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, -17। इसी तरीके से हम C12 कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का डिफरेंस आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 13, -13 को -1 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से वी कैन कैलकुलेट 1 3। तो 1 3 मतलब -1 की पावर 4। तो यहाँ साइन में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है ना। तो ये ऐसा कैसे रहेगा, -7। और वैसे भी देखो कोफैक्टर के लिए जो साइन हमें याद रखना है वो ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर हम इसको याद रखते हैं तो हम लोग इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं और एलिमेंट्स का आंसर लिख सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग C21 से स्टार्ट करते हैं। तो है ना, M21 की वैल्यू कितनी आई थी, 3। तो ये हो जाएगा -3। कितना हो जाएगा, -3। इसी तरीके से 2 2 यहाँ पे क्या साइन है इसके लिए, प्लस। तो अगर प्लस है तो ये ऐसा कैसे रहेगा, नो चेंज। इसी तरीके से C23 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल जाएगी, C23, सॉरी ये हम लोगों ने लास्ट रो के अकॉर्डिंग एलिमेंट लिख दिए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे चेंज करना होगा, ये वाला एलिमेंट है ना, ये और ओके। तो C21 हम लोगों को लिखना था वो हम लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है, 3 के अकॉर्डिंग -3। M22 जो था वो कितना था, -12 था। तो यहाँ पे कितना आएगा, -12। और C23 इसके अकॉर्डिंग वैल्यू मिल जाएगी, नेगेटिव में आएगी तो ये -6 हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरीके से, ऊपर जो ग्रीन कलर है उसको देख के। C31 है ना, तो साइन यहाँ पे क्या है, प्लस। तो ऐसा का ऐसा रहेगा ये -22। एंड C32 इफ़ वी विल कैलकुलेट देन वी शुड मल्टीप्लाई विद -1, है ना। तो ये -7 हो जाएगा। C33 की वैल्यू कितनी हो रहेगी, सेम जो M33 की वैल्यू है ना। अब देखो इसी पेज पे एक छोटा सा हम एग्जांपल करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग 3/3 के रो माइनर और कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलता हूँ, एक एग्जांपल है, हमें क्या निकालना है, कोई डिटर्मिनेंट है A = ABCD, है ना। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है। एंड हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं M11, माइनर निकाल रहे हैं A12। इसी तरीके से हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, 21 और M22 हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये वेरी इजी है, कैलकुलेट हो जाएगा। तो M11 से जाने वाला रो और कॉलम हटा दो तो बचा क्या, बस D। इसी तरीके से A12 के लिए अगर हम लोग B से रो और कॉलम को छुपा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, C। और M21 की जो वैल्यू है उसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, CD और AC को छुपा देंगे तो मिलेगा B। M22 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, A। वेरी इजी। अब हम लोग, तुम्हें पता है, ये लिख सकते हैं C11 की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, C12 लिख सकते हैं हम लोग, C21 लिख सकते हैं हम लोग। इसी तरीके से C22 लिख देंगे, है ना। तो यहाँ -1 की पावर 2 मीन्स नो चेंज। तो ये ऐसा कैसे रहेगा, D, है ना। और ये -1 की पावर 3 तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -C। इसी तरीके से ये भी माइनस से मल्टीप्लाई होना चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, -B। और यहाँ कुछ नहीं होगा, ये होगा -1 की पावर 4 A। तो ये कितना हो जाएगा, A। क्लियर। तो ये हम लोगों ने 2/2 और 3/3 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट के लिए हम लोगों ने माइनर और कोफैक्टर निकाल लिया, है ना। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, अभी तक जो हम लोगों ने नॉलेज ली उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू x + iy। तो यहाँ जो ये i है ना वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है, ये -1 जो अंडर रूट में होता है। इसके बारे में तुम्हें क्या बात इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, I² की वैल्यू कितनी होती है, -1। अगर इतना सा पता है तो काम चल जाएगा। कैसे, अब हम लोग इसको एक्सपांड कर लेते हैं ना। तो इसको एक्सपांशन करने के लिए हम कोई भी रो और कोई भी कॉलम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको R1 से एक्सपांड कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट रो से मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, 6i। क्लियर। अब 6i मैंने लिख दिया है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये वाला रो और ये वाला कॉलम को हाइड कर दूंगा। तो ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3i × i कितना हो जाएगा, 3i²। अब i² -1 होता है इसलिए ये -3 हो गया। इसी तरीके से -1 × 3 तो ये कितना हो जाएगा, +3। क्लियर। तो ये हम लोगों ने पहले एलिमेंट लिख दिए। अब हम लोग बाकी भी लिखने की इसी तरीके से कोशिश करते हैं। देखो
एक माइनस तो यहाँ पे पहले से ही आता है ना, क्योंकि हम लोगों को पता है फर्स्ट रो के अंदर प्लस माइनस प्लस हम लोग यूज़ करते हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस 3i है ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये रो और ये कॉलम को हाइड कर देते हैं, तो बचा क्या 4 इंटू आई, तो ये हो जाएगा 4i माइनस -20, तो ये हो जाएगा +20। क्लियर। इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड वाला लिखा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, लास्ट वाले के लिए भी लिख देते हैं, तो पहले इसको हटा देते हैं हम लोग ताकि लास्ट वाला इजी रहे समझने के लिए। तो क्या है वो 1, अब 1 के लिए तुम इजीली लिख सकते हो, ये रो और ये कॉलम हटा दो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, ये तो हो गया 12 माइनस 3 इंटू 20, मतलब ये 60i हो जाएगा। इजिकल टू में कितना चल रहा है x प्लस आई वाई, सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम लोगों को सॉल्व कर लेनी चाहिए। तो ये तो देखो -3 ये तो 0 हो गया। क्लियर। अब देखो इधर देख लेते हैं हम लोग है ना, तो ये 3i को हमें मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे, तो 3i इंटू 4i कितना हो जाएगा 12i स्क्वायर, 12i स्क्वायर मतलब -12 हो जाएगा, ये -12, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना देगा 60i। ठीक है। अब 1 को अंदर मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, वो तो वैसे ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा +12 माइनस 60i इजिकल टू x प्लस आई वाई। अब देखो लास्ट स्टेप में जो कट हो रहा है वो कट कर देते हैं, ये -12 +12 -60 और ये +60 जो है कट हो रहा है, बोल लो सब कट हो गए, तो इसका मतलब ये 0 इजिकल टू x प्लस आई वाई आया। तो हम 0 को पता है, तो मैं क्या लिख सकते हैं 0 प्लस आई 0 लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई। तो यहाँ से हमें x y की वैल्यू मिल चुकी है, वो कितनी मिली 0,0, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया डी। क्लियर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसके अंदर हम लोगों को बस डिटर्मिनेंट सॉल्व करना था और कंपेयर करना था, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर करते हैं, है ना। चलो अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आगे चलेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक ये भी स्पेशल एक प्रॉपर्टी है जिसको हम अलग से पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर टू डिटर्मिनेंट, है ना। इससे पहले हम लोगों ने एक स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया था, जैसे मान लो 3/3 की कोई मैट्रिक्स है ए, है ना, तो उसके कुछ भी एलिमेंट हैं यहाँ पे, वही A11 A12 A13 A21 23 22 और इसी तरीके से क्या था 23 A31 A32 A33, है ना। तो अगर मान लो मैं K से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, सभी के सभी 9 के 9 एलिमेंट K से मल्टीप्लाई होंगे, है ना। क्लियर। अब देखो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि जैसे मान लो मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे है ना हम स्केलर को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ना कि मैट्रिक्स के साथ। तो अगर मान लो मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, तो अभी मैंने तुम्हें इससे पहले वाले सेशन के अंदर बताया था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले लो और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो इसको, है ना। माइनर भी ले सकते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं कोफैक्टर ले लेता हूँ 1 1 प्लस A12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग A13 को हम लोग लिख देते हैं C13। तो ये तुम्हें पता है डिटर्मिनेंट आता है जिसको हम लोग डेल्टा भी बोलते हैं। अब सपोज़ करो मैं है ना इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी से, मल्टीप्लाई विद अ स्केलर के या फिर लैम्डा कुछ भी ले लेते हैं ना, तो के से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस पूरी इक्वेशन को, तो पता मुझे क्या मिलेगा के डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब के सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो के सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो है ना, तो कैसे लिखेंगे हम उसको के A11 C11 प्लस के A12 C12 प्लस के 13 C13, है ना। तो यहाँ पे जो ध्यान देना है हमें वो ये देना है कि देखो ये के किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एलिमेंट के साथ। क्या ये के डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है? नहीं, तो ये सिर्फ R1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो ये बात पढ़ लेते हैं। अब हम लोग क्या लिखा हुआ है, द स्केलर या फिर कोई नंबर गेट मल्टीप्लाई इन एनी रो और कॉलम, मतलब अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी डिटर्मिनेंट को, तो वो नंबर सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा मैट्रिक्स की तरह, वो नंबर सिर्फ या तो फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई होगा या सेकंड रो में या थर्ड रो में, और यू कैन मल्टीप्लाई इन फर्स्ट सेकंड थर्ड एनी कॉलम, you can select any row or any column and you can multiply k with it, okay। so जैसे कि मान लो एक एग्जांपल हम लोग लेके देख लेते हैं कि a एक डिटर्मिनेंट है ना, 2/2 का ले लेते हैं हम लोग, 1 3 4 5।
जैसे मान लो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो सबसे पहले ये 2 मैं बाहर रख देता हूँ, 1 3 4 5। अब देखो ये जो 2 है ना, मैं ले जाना चाहता हूँ फर्स्ट रो के अंदर ओनली, है ना, सभी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा ये, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 2 6 और ये कितना हो जाएगा 4 5, ये ऐसे है ऐसे ही रहेंगे। अगर चलो अब मैं इसको ना कैलकुलेट कर लेता हूँ कि भाई देखना चाहते हैं हम कि कैलकुलेशन कितनी आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 24, तो ये हो गया तुम्हारा -14। चलो ये हमने किससे किया, फर्स्ट रो के साथ। अब है ना हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड रो के साथ, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, या चलो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1 3 4 5 कॉलम के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस बार, है ना, इसके साथ। तो ये कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, 2 8 3 5 एज इट इज़। अब इसको सॉल्व कर लो तुम लोग, तो ये वापस से क्या हो जाएगा 10 माइनस 24 इजिकल टू -14। तो आई थिंक जो कंसेप्ट है तुम समझ गए होंगे कि अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट को, तो वो सिर्फ एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। मैट्रिक्स का केस अलग है, मैट्रिक्स के केस में नंबर सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो है ना। तो इस कंसेप्ट को देख के हम लोग जेई में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कर देते हैं, है ना। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, P बराबर AIJ इज़ 3/3 मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब P जो है एक मैट्रिक्स है इस तरीके से, है ना। AIJ लिखा हुआ है, मतलब वही A11 A12 A13 A21 22 23, है ना। ये थर्ड रो में लिख रहा हूँ आप लोग, A32 A33। बहुत बढ़िया बात है, ये फर्स्ट वाली बात हो गई। और Q एक BIJ है जहाँ पे BIJ बराबर 2⁻I+J ऐसा है ना। तो ये इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग, ये क्या लिखा हुआ है, क्या है भाई, 2⁻I+J एंड AIJ। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लो मुझे 1 2 निकालना है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 2⁻1+3, मतलब ये कितना हो गया 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2। सपोज करो मुझे B11 निकालना है, तो कैसे लिखूँगा मैं, 2 की पावर 2 A11, है ना। ये इसने इतनी सी बात दी है, इसको समझना है हम लोगों को। फिर क्या बोलता है, आई की वैल्यू जो है 1 से 3 के बीच में है, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने 3 हैं इसलिए। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात दी हुई है कि डिटर्मिनेंट ऑफ P की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ P की वैल्यू मतलब ये मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, और ये पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है। डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू 2 इज गिवन, ओके। देन डिटर्मिनेंट ऑफ Q मैट्रिक्स, ओके। तो Q मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे Q मैट्रिक्स निकालनी है। अगर Q मैट्रिक्स आ गई तो उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो देखो Q निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो Q इज इक्वल टू, अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, B11, और B11 अभी मैंने तुम्हें बताया ऊपर कैसे लिखेंगे हम लोग, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 2² A11। तो ये इसको समझने की कोशिश करना तुम, 2⁻2 A11 मैं सीधा A की फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको, B का A के साथ जो रिलेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा जो नेक्स्ट पोजीशन होती है ये वाली, इसमें क्या पोजीशन होती है, A12, मतलब 2⁻2 कितना हो जाएगा 1 + 2 3, तो ये हो जाएगा 2⁻3 A12, क्लियर। ये हटा देते हैं हम लोग, नहीं तो इससे कंफ्यूज हो जाएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये माइनस है ना। ओके अब ये कौन सी पोजीशन है, A13, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 A कितना हो जाएगा ये 1 3। अब हम लोग और भी जो है एलिमेंट लिखने की कोशिश कर लेते हैं। इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा हम लोग बड़ा बनाएंगे, मैट्रिक्स को मीन्स इस तरीके से, है ना। अब देखो ये कौन सी पोजीशन है 2 1, मतलब 2⁻3 हो जाएगा, तो 2⁻3। अब ये जो है ना हम लोग जो मैट्रिक्स लिख रहे हैं ना उसकी जगह हम लोग है ना एक काम करते हैं, सीधा डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं डिटर्मिनेंट, क्योंकि देखो लास्ट में तुम्हें कैलकुलेट तो डिटर्मिनेंट ही करना है ना, तो हम डिटर्मिनेंट ही लिख देते हैं यहाँ पे। तो मैं ऐसे डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2⁻3, आगे क्या हो जाएगा 2⁻4। ये देखो ये जो पोजीशन है नेक्स्ट, ये कितना हो जाएगा 2⁻3 A21। इसी तरीके से 2⁻4 ये कितना हो जाएगा A22, क्योंकि I⁻2
मतलब 2 कितना है i प्लस जे, तो 2 + 2 कितना होगा 4। इसी तरीके से 2 5 ये कितना हो जाएगा 8 2 3। अब हम लोग लास्ट रो लिखना चाहते हैं q का, हम q का डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं। क्लियर, डायरेक्ट, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट ही कैलकुलेट करना है। अभी पहले मैं मैट्रिक्स लिखूंगा फिर डिटर्मिनेंट करूंगा, है ना, तो इसलिए हम लोग डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये पोजीशन होती है A31, तो A31 के अकॉर्डिंग 2 4 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 2 4 A31। इसी तरीके से 2 5 A ये कितना हो जाएगा 3 2। 2 6 A ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 3। क्लियर, अब ये तुम्हारा पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट है। अब है ना, इसके बाद वाली जो स्टेप है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। वो कैसे, देखो यहाँ पे जो भी हम लोग लिखने वाले हैं डिटर्मिनेंट, उसमें है ना यहाँ पे कॉमन आ रहा है। रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लाई करने वाली, तो जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस तरीके से हम कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन मतलब डिवाइड। तो अगर मैं तुमसे R1 की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है। तो अगर 2 कॉमन अगर मैं लूँगा तो ये 2 तो पूरा ही कट जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन लेने पे सिर्फ कितना बचेगा 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 का स्क्वायर। तो है ना, ये मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 मैंने कॉमन ले लिया। इसी तरीके से R2 के अंदर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, तो ये तो पूरा का पूरा चला जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, और यहाँ पे बचेगा 2 तो यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया ये 2 इसी तरीके से मैं R3 में से क्या कॉमन ले सकता हूँ 2 ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, या फिर डिवाइड बोल सकते हो तुम लोग। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, और यहाँ बचेगा 2, और यहाँ पे बचेगा 2 है ना। अब देखो बात हमारी पूरी ख़त्म नहीं हुई है। अब तुम्हें देखना है कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज यहाँ से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो इस कॉलम में कॉमन आ रहा है। वो क्या कॉमन आ रहा है, सब में 2 है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं अभी हम लोग, है ना। ये 2 हमने कॉमन ले लिया। इसको डिफरेंट कलर से लिखते हैं हम लोग। ये देखो, ये अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा, और यहाँ पे मैं कॉमन लेके लिखूँगा इसको 2 ये कॉलम से आया है हम लोगों का ना, ब्रैकेट में जो लिखा है। इसी तरीके से लास्ट कॉलम में से भी हम डिवाइड कर सकते हैं 2 को, है ना। अब ये सब कॉमन ले लिया, 2 सब के सब गायब हो गए, तो बचा क्या A11 A12, ये तो P है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ P। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं भाई, है ना। तो 2 कितना हो जाएगा, ये 2 + 3 + 4 + 1 + 2, और ये P डिटर्मिनेंट है ना। P डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें गिवन है ऊपर। P डिटर्मिनेंट कितना गिवन है 2, तो इंटू 2 लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, तो ये हो जाएगा 2 ^ 12 × 2, मतलब 2 ^ 13। तो इस तरीके से हमें Q डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई कितनी 2 ^ 13, है ना। तो ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। बस इतनी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई जो होता है वो एक रो में होता है या फिर एक कॉलम में, डिटर्मिनेंट के केस में, है ना। मैट्रिक्स का केस अलग है, उसमें सभी एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं।